अपने कॉलेज के दिनों में ऑथर लॉस एंजलिस के एक होटल में काम किया करते थे, जहां एक मिलियनेयर बार बार आता था। अपने 20s के एज में ही वाईफाई राउटर का की कंपोनेंट का डिजाइन करके उसका पेटेंट कराया था। इसके साथ उन्होंने अपने यंग एज में ही काफ़ी सक्सेसफुल कंपनियां बनाई और उसे एक अच्छे दामों में बेची। ऑथर कहते हैं उसे पैसा कमाना तो आता था, पर पैसों के साथ कैसे बिहेव करना है यह उसे नहीं आता था। इसलिए वह कहीं जाता तो अपने साथ लाखों रुपए कैश में रखता, जिससे वह लोगों को यह दिखा सके कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। एक दिन वह लॉस एंजलिस के होटल में जाता है, वहाँ के एक वेटर को बुलाकर उसे नोट की एक बड़ी गड्डी देता है और कहता है, जाओ पास वाली दुकान से इन सारे पैसों के सोने के सिक्के लेकर आओ। और जब वह वेटर उस कॉइन को लेकर देता है, तब वह उस कॉइन को अपने दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र में ऐसे फेंकता है जैसे वह सोने के सिक्के नहीं पत्थर हों। और यह सारी चीज़ें वह अपनी मस्ती के लिए करता है। तो क्या आप बता सकते हैं ये सारी चीज़ें कितने दिनों तक चली होगी? ज़्यादा दिनों तक नहीं। ऑथर कहते हैं वह यंग बिलियनियर कुछ ही सालों में बैंकक्रप्ट हो जाता है और जितना भी पैसा कमाया था वह सारा पैसा गंवा देता है। इस पर ऑथर कहते हैं आज के समय में अमीर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है अमीर बने रहना, और अमीर बनने और अमीर बने रहने के लिए आपको पैसों की साइकोलॉजी को समझना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम मॉर्गन हॉसल की बुक द फिलॉसफी ऑफ मनी से 6 इम्पोर्टेंट लेसन्स देखेंगे और यह समझेंगे कि आखिर पैसा कैसे काम करता है। पॉइंट नंबर 1, लक एंड रिस्क। हमारी सक्सेस में हार्डवर्क का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन लक और रिस्क भी हमारी कामयाबी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बिल गेट्स उस चुनिंदा हाई स्कूल में पढ़े थे जहां सन 1968 में कंप्यूटर की सुविधा थी। सन 1968 में 303 मिलियन लोगों की एज हाई स्कूल में जाने लायक थी, और सिर्फ लेक साइड एक ऐसा स्कूल था जहां कंप्यूटर की सुविधा थी और जिसमें मात्र 300 स्टूडेंट ही पढ़ते थे। मीन्स 1 मिलियन में 1 स्टूडेंट के पास कंप्यूटर सीखने की अपॉर्चुनिटी थी और बिल गेट्स उसमें से एक थे। बिल गेट्स का मानना है कि अगर उसके भाग्य में लेक साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। अब क्या आपको केंट इवेंट की स्टोरी पता है? केंट भी उन 300 बच्चों में से एक थे जो लेक साइड स्कूल में बिल गेट्स के साथ पढ़ाई करते थे। बिल और केंट दोनों को कंप्यूटर में काफ़ी रुचि थी, जिसके कारण 8 स्टैंडर्ड में दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। बिल और केंट कंप्यूटर के फ्यूचर को लेकर घंटों फ़ोन पर बातें किया करते थे। बट यह दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि माउंटेनिंग करते वक्त केंट की डेथ हो गई। 1 मिलियन में एक ही इंसान माउंटेनिंग के कारण मरता है और अनफॉर्चुनेटली वह केंट थे। अब इन दोनों केस में लक ने काम किया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कई बार ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती बट वो हमारे लिए काम करती है, और हमें ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि ऐसी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नेवर इनफ। रजत गुप्ता, जिसका जन्म कोलकाता में हुआ था, उसने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। अपने 40 के एज में वह मैकेंजी में सीईओ बन गए, जो कि एक बेस्ट कंसल्टिंग फर्म है। 2008 में गुप्ता की नेटवर्थ $100 मिलियन थी, जो कि एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए इनफ थी, बट इसे इसमें भी संतुष्टि नहीं मिली। सन 2008 में गोल्डमैन सैक्स में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, जो कि एक यूएस की इन्वेस्टमेंट बैंक है। वॉरेन बफे ने इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए इसमें अपना $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का फैसला किया। अब यह बात सबको पता है कि अगर वॉरेन इसमें बैकअप देते हैं तो इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब क्योंकि रजत गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर थे, उन्हें यह बात पहले ही पता चल गई। अब गुप्ता ने राजरत्नम को फ़ोन किया और कुछ ही समय में राज ने गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। अब जैसे ही यह डील अनाउंस हुआ कि वॉरेन बफे गोल्डमैन सैक्स में अपना $5 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो कुछ ही घंटों में राजरत्नम ने $1 मिलियन कमा लिया। अब पता है कि इन दोनों के साथ क्या हुआ होगा। गुप्ता और राजरत्नम इन दोनों को इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में जेल जाना पड़ा। इस पर ऑथर कहते हैं कई बार ज़्यादा पाने के चक्कर में हम वह काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और इसके बाद हमारे पास वह भी नहीं बचता जो हमारे पास है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनफ। पॉइंट नंबर 3, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। अगर बात कंपाउंडिंग की करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल वॉरेन बफे के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपाउंडिंग का सीधा मतलब टाइम से है। वॉरेन बफे ने अपने पैसे को मात्र 20% एनुअल रिटर्न से ग्रो की, जबकि जिम साइमन ने अपने पैसे को 66% एनुअल रिटर्न से ग्रो की। फिर भी आज वॉरेन बफे की संपत्ति जिम साइमन से 75% अधिक है।
क्योंकि जिम सैवन ने अपना इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत 50 की एज के बाद की, जबकि वॉरेन बफे ने 10 की एज में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत की, जिसके कारण वॉरेन के पास 50 साल ज़्यादा था अपने पैसे को कंपाउंड करने के लिए। आज वॉरेन बफे की कुल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर है, जिसमें से 99.6% वेल्थ यानी 84.2 बिलियन डॉलर उसने अपने 50वीं एनिवर्सरी के बाद कमाया। तो यह होता है कंपाउंडिंग की पावर। और अगर आप भी कंपाउंडिंग की पावर से अमीर बनना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वह है इन्वेस्टिंग, जिसमें आप एक प्रॉफिटेबल, स्टेबल और वैल्यूएबल कंपनी के शेयर को खरीद कर लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हो और कंपाउंडिंग की पावर का बेनिफिट ले सकते हो। पॉइंट नंबर 4, वेल्थ इज व्हाट डू नॉट सी। वेल्थ वह है जो दिखाई नहीं देता। ऑथर हमेशा होटल में एक आदमी को देखते थे जो अपनी महंगी गाड़ी में एक्सपेंसिव कपड़े पहनकर आता था। सब लोग उसे काफ़ी अमीर समझते थे, लेकिन एक दिन वह अपनी पुरानी होंडा कार में आया तो ऑथर ने उससे पूछा कि तुम्हारी महंगी गाड़ी कहाँ गई। इस पर वह इंसान बोला, मैंने 70 लाख का लोन लिया था कार के लिए जो चुका नहीं पाया और कंपनी वाले उस कार को ले गए। इस पर ऑथर कहते हैं, जब भी किसी को 70 लाख की कार चलाते हुए देखते हैं तो इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि उसके पास 70 लाख रुपए हैं, बल्कि यह समझना चाहिए कि उसके पास से 70 लाख रुपए कम हो गए या 70 लाख का लोन ले रखी है। हम में से जब कोई बोलता है कि हमें मिलीनियर बनना है तो इससे उन लोगों का यह मतलब नहीं कि वह $1 मिलियन यानी 7 करोड़ रुपया चाहते हैं, बल्कि वह 7 करोड़ रुपये खर्च करना चाहते हैं। जबकि वेल्थ वह कार है जो हमने कभी खरीदी नहीं, वह ब्रांडेड कपड़े हैं जो हमने कभी बाय नहीं की। ऑथर कहते हैं, रियल वेल्थ जो होती है वह छुपी रहती है, इसलिए हमें वेल्थ पर फोकस करना चाहिए, ना कि शो ऑफ पर। पॉइंट नंबर 5, सेव मनी। मान लीजिए इस वक्त हम दोनों की सेम नेटवर्थ है और आप मुझसे भी बेटर इन्वेस्टर हो। मैं अपने पैसे को 10% एनुअल रिटर्न से ग्रो कर सकता हूँ और आप 13% एनुअल रिटर्न से ग्रो करते हो। पर अब मान लीजिए कि मैं अपने पैसे को आपसे बेटर तरीके से मैनेज करता हूँ, पर आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है आपके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। तब इस कंडीशन में मेरे पास आपसे ज़्यादा वेल्थ होगी, बेशक आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो, क्योंकि वेल्थ में इन्वेस्टिंग से ज़्यादा सेविंग की इम्पोर्टेंस है। ऑथर कहते हैं कि हमें एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट की ज़रूरत होती है और उसके बाद हम जो भी खर्च करते हैं वह हमारा ईगो है, दूसरों को यह दिखाने के लिए कि हम रिच हैं, जबकि वेल्थ वह है जो दिखाई नहीं जाती। एंड लास्ट पॉइंट इज़ फ्रीडम। ऑथर कहते हैं कि हैप्पीनेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग है, लेकिन हर इंसान को एक चीज़ चाहिए, वह है अपने लाइफ में कंट्रोल, और पैसा हमें इस चीज़ की आज़ादी देता है। और पैसा का सबसे अच्छा यूज भी यही है कि पैसा हमें अपने लाइफ में कुछ भी कभी भी करने की आज़ादी देता है। थोड़े से पैसे हमें फ्रीडम दे सकते हैं कि हम कुछ दिन अपने काम से छुट्टी लेकर कहीं घूमने जा सकें, या अगर हम बीमार हो जाएं तो हम पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। अगर हमारे पास पैसे हैं तो इससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा जिससे कि हम अपने मनपसंद जॉब को ढूंढ पाएँ, नहीं तो हमें वही जॉब करनी पड़ेगी जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपके पास 6 मंथ का इमरजेंसी फंड है तो हमें अपने बॉस से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम 6 महीने में कोई ना कोई जॉब ढूंढ ही लेंगे। और यही पैसे अचीव करने का गोल होना चाहिए कि हमें एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए और अपने लाइफ में कंट्रोल चाहिए, ना कि शो ऑफ करके लोगों को दिखाना कि हमने अपने लाइफ में कितना बड़ा अचीव किया है। तो यह थी मॉर्गन होसल की बुक द फिलॉसफी ऑफ मनी की 6 लेसन, जो आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप भी अपना अर्ली एज में फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हो तो इस वीडियो में बताई गई बातों को इम्प्लीमेंट जरूर करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।